ठीक है, so I think Leo has already touched upon professional certifications. I would just quickly run on the main basic professional certification in project controls, or I would also touch upon the chartered cost engineering process. Without further ado, let's get into it. Okay, so as far as project control is concerned, there are two main certifying bodies. One is AACE, and the other is PMIS. In AACE, which is probably the one that's more preferred in project controls, you've got four types of professional certifications and one type of expert certification, right? So in professional certifications, you've got one value professional, you've got planning and scheduling professional, you've got certified cost professional, you've got certified estimation professional, and in the expert level, you've got your certified decision and risk management professional. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपके पास दो किस्म की हैं, वन इज फॉर स्केजुलिंग एंड वन इज फॉर रिस्क, सो PMISP एंड PMI RMP, राइट? सो थोड़ा सा eligibility criteria. So for PMISP, you've got to have at least 4 years degree, which I presume we are all engineers here. और उसके बाद you should have at least 3,500 hours of project scheduling. Now, in saying that, they are a bit lenient. अगर आपके पास 3500 घंटे नहीं भी हैं, तो you can supplement it from other project controls areas. तो अगर आपने पहले cost controlling करी है and then you've turned into a scheduler, or you've done risk analysis and then you've turned into a scheduler, they would consider that. As long as your project controls experience is more than or equal to 3,500 hours, that's good enough. और फिर आपको कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा 30 hours का, which is very similar to PMP. So that should be easy. Difficult, मैंने अच्छा, पहली बात ये कि मैंने SP किया सबसे पहले, ठीक है, और मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये लगा इसलिए कि इसमें जो है वो जो इनका एग्जाम का स्ट्रक्चर है, दैट्स वेरी डिफरेंट. और इसमें सिर्फ आपके पास स्केजुलिंग से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, इसमें ये पूरी पिनबॉक खंगालते हैं. तो इफ यू गॉट अ PMP, जो कि बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो दैट्स अ वेरी बिग एडेड एडवांटेज इन PMISP. लेकिन एज यू कैन सी, you've got to be very well versed in the strategy. Planning and development एक ऐसा एरिया है जो 90% लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं. अगेन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बहुत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन वेयर पीपल स्ट्रगल इज स्ट्रेटजी, क्लोज आउट एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. और ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको पिनबॉक्स से भी मिलती हैं, और मैं कुछ थोड़ा सा और रीडिंग मटेरियल और इस पे डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये तीन चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ सकती हैं. मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो भी SP में फेल हुआ है वो 90% स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और स्केड्यूल स्ट्रेटजी में फेल हुए हैं. तो ऑल्दो इनके पोर्शन सबसे कम है एग्जाम में, लेकिन इनके सवाल उतने हार्ड होते हैं. और 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. 3.5 घंटा आपको मिलता है विदाउट एनी ब्रेक इसको करने के लिए, और इसमें आपके पास खाली एक कैलकुलेटर और एक पेपर पेंसिल अलाउड होता है. Any questions on PMISP? या कोई और भी किसी अगर ने PMISP किया हो, he wants to share his experience with PMISP? I'll take that as a no. Can you guys still hear me? Yes, we can hear you. Okay, good. So I'll move along. So next up, AAC, Association for Advancement of Cost Engineering. ये भी PMISP की तरह जो है वो अमेरिकन बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रिनाउंड है इन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स रादर देन PMI जो कि ज्यादा रिनाउंड है PMP के ऊपर. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई सर्टिफिकेशन नहीं कराते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट कंट्रोल्स की सर्टिफिकेशन करवाते हैं. इनकी 3 सबसे मशहूर सर्टिफिकेशन जो कि प्रोफेशनल लेवल की हैं वो PSP हैं, EVP हैं, CCP हैं, ठीक है. इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड है PMI के मुकाबले में. इसमें आपको जो है वो 4 साल की बैचलर डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको 4 साल का इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए. अगेन लाइक PMI, जरूरी नहीं है कि अगर आप स्केजुलर हो और आप PSP ट्राई करना चाह रहे हो तो आपका पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस प्लानिंग का हो या स्केजुलिंग का हो.
अगर आपने कुछ और एरियाज में भी काम किया है जिसमें अर्न वैल्यू भी हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो वो उसको कंसिडर करते हैं एज लॉन्ग एज उन 4 साल में मेजर पोर्शन आपका जो है वो प्लानिंग से हो, अगर आप पीएसपी कर रहे हो, और इन टर्म्स ऑफ सीसीपी वो कॉस्ट के ऊपर हो। अर्न वैल्यू थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि डेफिनेटली कोई भी, बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जिनका पूरा एक्सपीरियंस ही अर्न वैल्यू पे हो। तो अर्न वैल्यू, अगर इफ एनीबडी इज अटेम्प्टिंग अर्न वैल्यू, तो उसको जो है एक्सपीरियंस अपना प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग का मिला के बनाना पड़ता है। डजंट मैटर कि कौन सा ज्यादा है, कॉस्ट या प्लानिंग, एज लॉन्ग एज कॉस्ट और प्लानिंग दोनों मिल के 4 साल बन रहे हो तो आप ईवीपी के लिए ट्राई कर सकते हो। इसका एग्जाम काफी बड़ा होता है, इसका 5 घंटे का होता है। कहने को इसमें खाली 119 सिंपल मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये 119 में ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि काफी सारे सवालों में वो सबसेट्स उसके होते हैं, तो उसमें आपको जो है वो 119 से वो तकरीबन 150-200 सवाल बन जाते हैं। इसमें जो सबसे ट्रिकी बिट है जो कि पीएमआई के अंदर नहीं है, वो ये है कि एग्जाम का एक पोर्शन होता है जिसमें आपको एक मेमो लिखना पड़ता है और आपको एक सिनेरियो मिलता है, ठीक है, वो एक डिटेल सिनेरियो होगा, ठीक है ना। अगर आप पीएसपी कर रहे हो, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है ना, और उसका आपको एक्टिविटीज डिफाइन की हुई होंगी और किस क्या फ्लो होगा एक्टिविटीज का वो डिफाइन किया हुआ होगा, और आपको उसका एक नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा जो कि काफी इलैबोरेटिव होगा। सिंपल नेटवर्क डायग्राम नहीं होगा, 15, 20, 25 एक्टिविटीज का बड़ा नेटवर्क डायग्राम होगा जिसके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, और उसको बनाने के बाद उससे फिर 10-15 सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल ऐसे नहीं होंगे कि मतलब कि इसका क्रिटिकल पाथ बता दो या इसमें कितना लैग है वो बता दो। इसमें सिनेरियो बेस्ड होगा कि मतलब ये एक्टिविटी को अगर हम डिले कर दें तो क्या होगा, और हमारे पास क्लाइंट अप्रूवल नहीं आया एक्टिविटी बी के लिए, तो आप एक्टिविटी सी के साथ क्या कर सकते हो ऐसा कि एक्टिविटी बी सी पे इफेक्ट ना करे। तो इट विल रियली ड्रेन योर ब्रेन। द डिफरेंस बिटवीन पीएसपी, ईवीपी और सीसीपी इज कि पीएसपी प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल और अर्न वैल्यू प्रोफेशनल में मेमो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है, जबकि सीसीपी के अंदर आपको जो है मेमो पहले से लिख के जमा कराना है। वो ग्रेड नहीं होता, वो उसकी ग्रेड जो होता है वो आपके जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस कर लेते हो उसके बाद उसका ग्रेड आता है। अगेन ये क्लोज बुक होता है, आपके पास एक बस क्या कहते हैं कैलकुलेटर होगा, यू हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, दैट्स इट। एनी ब्रेक्स यू टेक इन बिटवीन, उसमें क्लॉक स्टॉप नहीं होती है, वो क्लॉक चल रही है और आपको 5 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है, ठीक है। तो ये एसीई की हो गई है। एसीई में एक और होता है जो कि होती है सीईपी, सर्टिफाइड एस्टिमेशन प्रोफेशनल, जो कि मैंने बहुत कम एस्टिमेटर्स को करते हुए देखा है क्योंकि एस्टिमेटर्स थोड़े से क्वांटिटी सर्वेयर और आरआईसीएस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इट्स वर्थ वाइल आई थिंक। जो हमारे एस्टिमेटर्स हैं उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और एक इसमें जो है वो एक्सपर्ट लेवल होता है, डिसीजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल, डिसीजन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल। उसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ है, तो वो तो काफी सारे लोग, मेरे ख्याल से जिलानी भाई जैसे लोग उसको कर सकते हैं, बाकी तो हम मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से 10-12 साल में उसको एक्सपीरियंस चाहिए है और 2-3 रेफरेंसेस चाहिए हैं वो। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक डीआरएमपी है, बॉमिन। तो ये है, ठीक है, तो ये एसी की सर्टिफिकेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा स्टडी मटेरियल में जो मुझे यूजफुल लगा मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप ईवीपी कर रहे हो, अर्न वैल्यू प्रोफेशनल कर रहे हो, ठीक है, तो ईवीपी की अपनी स्टडी गाइड है, ठीक है। उसके बाद एनडीआईए की जो है वो पीएमएससी है, जिससे बेसिकली ईवीपी पूरा ड्राइव हुआ है, जिसमें आपको 32 प्रिंसिपल्स जो ईवीएमएस के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पूरे रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए से मुराद के मतलब लिटरली रटे हुए नहीं होने चाहिए, लेकिन पूरे 32 जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे आपको प्रॉपर ग्रास्प होनी चाहिए और आपको प्रॉपर उनका इनपुट आउटपुट सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ईवीपी को गवर्न करता है आपका EIA स्टैंडर्ड, अब मेरे ख्याल से 748 के बाद भी आ गया है। 748C आखिरी था, उसके बाद मेरे ख्याल से अपडेट हो गया है।
तो वो बहुत अच्छा एक रिसोर्स मटेरियल है जिसके अंदर से डायरेक्टली बहुत सारे सवाल भी बन जाते हैं कभी कभी। और इसके अलावा जो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी जो मैंने ली थी वो थी रेस स्टार्टिंग की प्रिपरेशन गाइड। ये ना सिर्फ आपको पूरा क्या कहते हैं इसमें पूरी दोबारा से एसी की जो स्टडी गाइड है वो एक्सप्लेन की गई है, बल्कि इसके अपने मेरे ख्याल से 200-250 क्वेश्चन हैं और तकरीबन 5-10 सिनेरियो क्वेश्चन हैं। तो इससे अच्छा आपको प्रिपरेशन मिल जाती है ईवीपी की, ठीक है। और उसके बाद जो पीएमआई की प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है ईवीएम का, वो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है ईवीपी के लिए। और एक चीज जो जिसमें मैंने स्ट्रगल किया और मैंने सबसे आखिर में लिखी हुई है वो ये कि हमारे पास अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हम इंजीनियर्स होते हैं। हमारा ज्यादातर जो डिग्री जितनी हमने पढ़ी भी होती है, जैसे हमें एनईडी में एक कोर्स पढ़ाया गया है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पे, तो वो हम भूल भी चुके होते हैं। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट है जो कि आपको पूरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड्स और इंटरनल रिटर्न्स और कैश फ्लोज और नेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो अगर आपके पास बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो दैट विल बी बेनिफिशियल आपको ईवीपी करने के लिए। सर क्वेश्चंस बाद में ले लें, अभी मैं साथ साथ क्वेश्चंस लेता रहूं? अहमद, इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर है कि लोग क्वेश्चन इकट्ठे कर लें और आप एंड पे ले लें। चले, ठीक है। तो ये ईवीपी का है, लेकिन ये मैंने खाली वो लिस्ट डाउन किया है जो मेरी नजर में मैंडेटरी है कि आप अगर ईवीपी के लिए जा रहे हो तो इतना एटलीस्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। इससे ऊपर बहुत सारी अर्न वैल्यू पे किताबें हैं और बहुत सारा मटेरियल है। जितना आप ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना बेहतर आपके चांसेस हैं उसके पास होने की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्टडी मटेरियल पीएसपी, प्लानिंग स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल और एसपी के ऊपर। तो एज विथ ईवीपी, पीएसपी की अपनी स्टडी गाइड है एसी की तरफ से, और पीएमआई की अपनी स्टडी गाइड है प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर स्केड्यूलिंग। ये दोनों आई थिंक शुड बी द गो टू बुक्स टू एटलीस्ट किक स्टार्ट द प्रिपरेशन। इनमें सबसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा जो है वो जो 2-3 बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी प्रिपरेशन करते हुए, वो थी एक साले मुबारक की, आई थिंक इट्स एन इजिप्शियन राइटर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोल। आई थिंक इसका एडिशन भी नया आ गया है। और एक किताब थी इंटीग्रेटेड कॉस्ट एंड स्केड्यूल कंट्रोल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय उर्सुला क्विन, और एक थी प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल बाय जेम्स टेलर। ये 3 किताबों में काफी सारे पोर्शंस हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में मदद कर सकते हैं। किताब बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव है, हर चीज मतलब डायरेक्टली आपकी पीएसपी या पीएमआई एसपी से लिंक नहीं है, लेकिन आई वुड से 50-60% इन किताबों का जो है वो बहुत अच्छी आपकी नॉलेज बेस ग्राउंड बना सकता है फॉर दीज टू सर्टिफिकेशंस। अगेन ये वुड बी द बेयर मिनिमम जो आप पीएसपी और पीएमआई एसपी के लिए पढ़ो। इससे ऊपर जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना बेहतर है। एक चीज जो मैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बोलूंगा वो ये कि ये सारी चीजें इस कंसिडरिंग के आपके पास इनफ एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मौजूद हो प्लानिंग का, स्केजुलिंग का, अर्न वैल्यू का, कॉस्ट कंट्रोलिंग का, उसके बाद ये किताबें पढ़ना आपके लिए जो है वो फायदेमंद है। एक दो मैं लोगों से मिला जिन्होंने जिनका एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उन्होंने खाली अटेम्प्ट किया इन ऑर्डर टू गेट इनटू द मार्केट। तो आई कम बैक टू दैट लेटर कि ये सर्टिफिकेशंस कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, लेकिन हैविंग द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इज अ प्रीरिक्विजिट। तो ये सारी किताबें और सारा स्टडी मटेरियल जब भी आपको मदद कर सकती हैं जब आपके पास इनफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मौजूद है। मैं इन सबसे तेजी से जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कि क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन में ज्यादा सबको सीखने को मिलता है बजाय इसके कि मैं खाली स्लाइड्स के ऊपर से पढ़ता रहूं। तो अच्छा, इसके बाद मैंने एक स्लाइड बनाई है की नॉलेज एरियाज। अच्छा, इसमें मैंने हर चीज को जो है वो समझे कि ये कंसोलिडेटेड है, ठीक है। इसमें आपका पीएसपी, पीएमआई एसपी, सीसीपी और ईवीपी चारों सर्टिफिकेशंस आपकी कवर होती हैं, ठीक है। इसको मैं बुलेट पॉइंट्स को जल्दी से मैं पढ़ लूंगा, ठीक है ना। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो आखिर में हम लेके इस पे और डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी को भी कुछ पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो हर किसी कुछ नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जो आपका बिल्कुल
बेसिक स्टफ होता है, WBS, एक्टिविटी डेफिनेशन, कैलेंडर्स, कंस्ट्रेंट्स, असम्पशंस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेसेस ऑफ स्केड्यूल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, लीड, लैग, गैंट चार्ट्स, क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल चेन, वो सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पिनबॉक, इर्रिस्पेक्टिव कि आप PMI की कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो या आप ASE की सर्टिफिकेशन कर रहे हो, पिनबॉक हमेशा मुझे यूजफुल टूल लगा है। तो अगर आप ASE की भी सर्टिफिकेशन कोई कर रहे हो तो आई वुड से कि अगर आप पिनबॉक पढ़ रहे हो, इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अगेन एक टॉपिक जिसमें हमें ज्यादा अपनी बैचलर डिग्रीज में नहीं पढ़ाया जाता, but we've got to know the basic concepts of configuration management, risk factors and estimating. हमने पहले सेशंस हुए हैं, वकास मेरे दोस्त ने एस्टिमेशन पे सेशन किया था, उसने रिस्क के ऊपर बात करी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर 3 पॉइंट एस्टिमेट्स, और कैसे आप रिस्क जो आएगा उसको आप जो है वो फैक्टर इन करोगे अपने एस्टिमेट्स के अंदर। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, आई थिंक लियो ने इसके ऊपर बात करी है अभी पहले सेशन में। A lot of questions will be based on a single network diagram. ये मैं बात कर रहा हूँ SP और PSP की। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज ये है कि as I said कि एक क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर बहुत सारे फिर सब क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एक नेटवर्क दिया हुआ होगा, ठीक है ना, जिसको आपको सॉल्व करना होगा और उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो नेटवर्क गलत सॉल्व कर दिया है तो आपके 5-7 जितने भी क्वेश्चन उसके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है वो आपके सारे गलत हो जाएंगे। तो अगर आप जब मैं प्रिपेयर कर रहा था SP के लिए और PSP के लिए, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने 10-15 नेटवर्क डायग्राम, जितने भी नेटवर्क डायग्राम्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप वो सॉल्व करें, क्योंकि दोनों सर्टिफिकेशन जो है SP और PSP काफी हैवी होंगी नेटवर्क कैलकुलेशंस के ऊपर। तो हर किस्म का नेटवर्क आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप होती है जिसमें लीड लैग भी लगा हुआ होता है रिलेशनशिप के अंदर के, जी FF+10 की रिलेशनशिप है, जनरली जो हम नेटवर्क डायग्राम देखते हैं वो बस FS+0 फिनिश टू स्टार्ट +0 के देखते हैं, जिनको सॉल्व करना काफी आसान होता है। कोशिश करें कि अगर आप SP और PSP के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल नेटवर्क डायग्राम सॉल्व करें, क्योंकि वो फिर जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने एग्जाम में जब मुश्किल आएंगे तो आपके आसानी से सॉल्व हो सकेंगे। और एज आई सेड कि वो एक नेटवर्क डायग्राम से बहुत सारे रिलेटेड सवाल होंगे, तो अगर खुदा न खास्ता आपका गलत आपने सॉल्व कर दिया है तो आपके सारे वो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। रिसोर्स लेवलिंग अगेन सॉफ्टवेयर में करना हमें आती है, ठीक है ना, लेकिन होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है ना। क्रशिंग और फास्ट ट्रैकिंग में क्या फर्क होता है, दोनों के अंदर रिसोर्स लेवलिंग में क्या फर्क होगा, ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। EVM प्रिंसिपल्स, अगेन अगर आप पॉइंट वैल्यू कर रहे हो तो EVM हमें पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। EVM is not only about multiplying percentage complete with your budget at completion. EVM sorry, EVM is आपका हाथ साफ होना चाहिए। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस पे आपको पता होना चाहिए है डिसीजन मेकिंग मैट्रिसेस कैसे बनते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप होता है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिबिलिटी एनालिसिस कैसे होते हैं, कौन से फेज में होते हैं, उनका स्केड्यूल में क्या इफेक्ट आता है, आपके जो है वो ये आपको पता होना चाहिए। स्कोप वेरिफिकेशन हो गया, बॉटम अप एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं, टॉप बॉटम अप एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं, ये हो गया। what are the major differences between critical path और critical chain, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ये पूरा पिनबॉक के से उठ के काफी सारे सवाल SP में खास तौर से कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल्स और मॉडल्स का आपको पता होना चाहिए है। अगेन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए है। अगेन EVP में सबसे कम स्टेक होल्डर का आता है, SP PSP में स्टेक होल्डर काफी ज्यादा भारी सवाल इस पे आते हैं। डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट, अश्योरेंस कंट्रोल, इसका आपको होना चाहिए। आई थिंक हमारे नुमान भाई थे ग्रुप में, वो इस पे और इलेबरेट कर पाएंगे अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लेम एंड डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अभी हमने चेंज मैनेजमेंट देखी इन टर्म्स ऑफ टाइम बार्स, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग इसका हमने भी डिस्कस किया, उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट पैरेलल शेड्यूल्स फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल्स, वो आपको पता होना चाहिए। एक वेरी बेसिक थिंग, लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन लेवल ऑफ एफर्ट एंड हैमॉक, और इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। इसके ऊपर काफी ट्रिकी सवाल आते हैं कि वो आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे देंगे और वो बोलेंगे कि या ये लेवल ऑफ एफर्ट है या ये हैमॉक है।
इसके ऊपर आते हैं। ये मैंने बड़ी बेसिक चीजें नोट डाउन करी हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सोच सकें कि भाई क्या क्या आ सकता है, but this is not even 10% of the knowledge areas that are covered in these certifications. लेकिन at least this will get us thinking in the right direction. तो ये मोटा मोटा मुझे जो महसूस हुआ मेरे एक्सपीरियंस से कि जिसमें ज्यादा सवाल आए हैं और ज्यादा पोर्शन बना है सवालों का, वो मैंने लिस्ट डाउन करा है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन वो हम केस बाय केस बेसिस, अगर किसी को और इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के बारे में चाहिए हो तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये थी सर्टिफिकेशन। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो मैं मेमो राइटिंग के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमो राइटिंग AAC की सर्टिफिकेशंस पे होती हैं। अर्न्ड वैल्यू और PSP के अंदर आपको एग्जाम के अंदर लिखनी पड़ती हैं, और CCP जो सर्टिफाइड कॉस्ट प्रोफेशनल है उसमें आपको पहले से जमा करानी पड़ती हैं, और फिर वो एग्जाम के साथ चेक होकर आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी लोग जो CCP, EVP और PSP में फेल हुए हैं, उनके ज्यादातर MCQ सही रहे हैं, लेकिन वो मेमो में फेल हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो सिनेरियो को सही से समझ नहीं पाते, और उसका सवाल जो होता है वो क्या कहते हैं, जो पूछा गया होता है एग्जैक्टली वो जवाब नहीं देते, वो कहानियां इधर उधर की कर देते हैं ज्यादा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी मैंने टिप्स लिखी है यहाँ पे फॉर एनीबॉडी जो कि अनकरीब एग्जाम्स को ले रहा है। ठीक है, एटलीस्ट आप सिनेरियो पे काम को शुरू करने से पहले 3 बार पढ़ो, क्योंकि सिनेरियो काफी डिटेल्ड होता है। मैं जब मैंने पहला सिनेरियो पढ़ रहा था, तो मैं जब तक सिनेरियो के एंड में पहुंचा तो मैं भूल गया कि शुरू में क्या था। ठीक है, क्योंकि वो इतना डिटेल्ड था। तो कम से कम कुछ भी करने से पहले, सोल्यूशन को अटेम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट आप 3 बार उसको पढ़ो। अच्छा, 10 मिनट ठीक है, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाते रहो जो जो आप पढ़ रहे हो एज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप जो है वो आंसर्स को बिल्कुल भी जो है वो बहुत ज्यादा कहानियां नहीं लिखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी टू द पॉइंट। मेरा एक दोस्त से यही एग्जैक्ट डिस्कशन हो रही थी कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेमो पे लिखा, बहुत ज्यादा टाइम मेमो पे लगाया, लेकिन मेरा फिर भी मेमो फेल हो गया। वो उसकी वजह से भी ये होती है कि उन्होंने जो एग्जैक्ट आपसे सवाल पूछा है, उनको एग्जैक्ट वही जवाब चाहिए है, मैक्सिमम ऑफ लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। आप बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिख सकते। ठीक है, और एक और चीज जो लोग जो अटेम्प्ट करते हैं मेमो को, एग्जाम को, जो वो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्योंकि सबसे ज्यादा मेमो से घबरा रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले पेज पे जाते हैं मेमो के और वो मेमो को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब जितने MCQs भी सॉल्व कर रहे होते हैं, वो दिमाग में अपने मेमो को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैंने ये गलती करी थी अपनी पहली सर्टिफिकेशन में, जिसका मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट आउट हो गई थी। लेकिन जब मैंने अपनी दूसरी सर्टिफिकेशन करी तो आई मेड श्योर कि मैं मेमो को खोल के भी ना देखूं। ठीक है ना, सारे MCQs आप सॉल्व कर दो। ठीक है ना, और उसके बाद आखिरी का 1 घंटा, 4 घंटे में आपके MCQs आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप आखिरी के 1 घंटे में आप मेमो को जो है वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, और ये थोड़ी सी मैंने टिप्स बताई है मेमो की। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका जो अगर आप EVP कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा सा अच्छा, EVP में आसानी ये है कि एक ही तरीके का मेमो आता है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सा परफॉर्मेंस का सैंपल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा। ठीक है ना, उसके पास अकाउंटिंग डाटा भी होगा, मतलब फाइनेंस डाटा भी होगा, और आपके पास पर्सनल कंपनीज भी होंगी, वर्क पैकेजेस भी होंगे। ठीक है ना, और उसमें आपको फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हर कंट्रोल अकाउंट कितना बिहाइंड बजट है, कितना हेड ऑफ बजट है, उसका स्केड्यूल क्या है। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सिनेरियो होगा, ठीक है ना, उसमें एक पहले आपके सेट ऑफ डाटा होगा। ठीक है ना, और फिर सेम सेट ऑफ डाटा जो है रिपीट होगा फ्यूचर मंथ्स, और वो आपको बोलेंगे कि मंथ 1 से मंथ 6 फॉर एग्जांपल में ये 2 डाटा है। ठीक है ना, और इसमें क्या चेंजेस आई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या बेहतर किया है बिटवीन मंथ 1 एंड मंथ 6, क्या और बेहतर कर सकता है। ठीक है ना, क्या बुरा किया है, और जो बुरा किया है उसको किस तरीके से वो मिटिगेट कर सकता है। ठीक है, और अगर आप ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ अर्न्ड वैल्यू की। ठीक है, और अगर आप PSP का कर रहे हो तो जो है वो आपको अगेन एक बड़ा सा नेटवर्क डायग्राम आएगा। ठीक है ना, जिसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास कर दें। ठीक है ना, आपको सारे फ्लोट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है ना, और फिर आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस आपको वो
सिनेरियो को सॉल्व करना पड़ेगा। पीएसपी में एक छोटी सी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर अगेन जो एमसीक्यूज में मैंने रिपीट करी थी कि अगर आपका नेटवर्क गलत सॉल्व कर दिया है आपने, तो समझो कि आपका मेमो फेल हो गया, क्योंकि हर सवाल उस नेटवर्क डायग्राम से होगा। अर्नड वैल्यू में आसानी ये है कि अगर आपने 2-3 कंट्रोल अकाउंट्स में गलती भी कर दी है तो बाकी कंट्रोल अकाउंट से आप इतना कर सकते हो कि आपका मेमो पास हो सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके 100 के 100% कंट्रोल अकाउंट सही हो, मतलब जितने ज्यादा सही होंगे उतने बेहतर है आपके लिए, लेकिन आप फिर भी मेमो को निकाल सकते हो। लेकिन अगर पीएसपी में आपने नेटवर्क डायग्राम को जो है वो गलत सॉल्व कर दिया है तो आपका मेमो फेल हो गया। और इन ऑर्डर टू पास योर सर्टिफिकेशंस, मेमो का पास होना जरूरी है। अगर आपने जो है वो 100 आउट ऑफ 100 भी ले लिए हैं एमसीक्यूज के ऊपर और आपका मेमो फेल हो गया है तो आपकी सर्टिफिकेशन फेल हो गई है। तो इसलिए मेमो इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एनी एसी सर्टिफिकेशन। तो ये मेमोस के ऊपर बात हो गई जो कि एसी में आता है। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से एक मैंने स्लाइड बनाई थी चार्टेड के ऊपर। अच्छा, चार्टेड के ऊपर अगेन लियो ने टच किया था। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्लाइड में लगा दी थी क्योंकि एसीएस के चैप्टर से हमें मिली थी। लेकिन एक चीज जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है वो ये है कि अगर आप और इस चीज का बड़े कम लोगों को पता होता है, मुझे खुद नहीं पता था एसी की मीटिंग अटेंड करने से पहले, कि अगर कोई भी एक सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है एसी की, कोई सी भी प्रोफेशनल लेवल, ठीक है ना, सीसीपी, सीईपी, पीएसपी और ईवीपी के अंदर से, तो आपको जो है वो जो पहला जो प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें इंडस्ट्री रिव्यू, ठीक है, आपको इंडस्ट्री रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप में चले जाते हो जो आपको 16 कॉम्पिटेंसीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप पूरा प्रोसेस इंडस्ट्री रिव्यू का और पूरा वो जो आपकी सीवी को रिव्यू करते हैं वो सब रिव्यू करते हैं, वो सब आप वैसे ही स्किप कर देते हो। ठीक है, और आप डायरेक्टली चले जाते हो सेकंड स्टेप पे, और जो कि होता है आपके 16 कॉम्पिटेंसीज, जिसमें से आपको, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन करी हुई है, जब मैं अपनी चार्टेड कर रहा था कॉस्ट इंजीनियरिंग के अंदर, तो वैसे आपसे 16 के 16 मांगते हैं, मुझसे उन्होंने खाली 5 मांगी थी बिकॉज ऑफ माई सर्टिफिकेशन। तो आपका प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास, अगर कोई भी बंदा है जो कि कॉस्ट में चार्टरशिप करना चाह रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले वो एसी की मेंबरशिप ले, एसी से कोई सर्टिफिकेशन कर ले, तो उसका जो चार्टर्ड का प्रोसेस है वो वैसे ही आधा हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस के अंदर आसानी हो गई। एक और जो आसानी होती है वो ये होती है कि मेरे ख्याल से फीस उसकी 1800 1850 फीस है। अगर आपने जो है, आप ऑल्टरनेट पाथवे, जो मैं पाथवे आपको बता रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट पाथवे है। ठीक है, तो अगर आप ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू जाते हो चार्टेड कॉस्ट इंजीनियरिंग के लिए, तो आपकी फीस जो है वो बहुत कम होकर सिर्फ $335, $335 बच जाती है। तो हाईली रिकमेंडेड, एज लियो सेड। काफी सारी रेगुलेशंस आ रही हैं, काफी सारी चेंजेस आ रही हैं, डिजाइन में आ चुकी हैं। अभी हमारे पास एक्सपीरियंस में हमारे पास कुछ ड्राइंग्स आई थी, डिजाइन आए थे, वो सारे रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो चार्टर्ड डिजाइन इंजीनियर से सर्टिफाइड नहीं थी। वो सारी ड्राइंग्स वापस गई हैं और फिर वो चार्टर्ड कॉस्ट इंजीनियर से सर्टिफाई हुई हैं, वापस आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो लेजिस्लेशन आ रही है, और सेनेट, विक्टोरिया सेनेट ने भी पास कर दिया है, न्यू साउथ वेल्स सेनेट ने भी पास कर दिया है, फिलहाल ये डिजाइन इंजीनियर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन आई नो कि एसीईएस वाले पीछे से बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी प्लानर स्केड्यूलर हायर करोगे तो वो चार्टेड होना चाहिए, चार्टेड कॉस्ट इंजीनियर होना चाहिए। तो ये चेंजेस आ रही हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली ये आएंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स बेटर टू गेट अहेड ऑफ द कर्व, प्लान फॉरवर्ड। अभी प्रोसेस काफी सिंपल हुआ है, काफी सारे लोग चार्टेड कर भी रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अभी चार्टेड करो। जो भी यहाँ पे कॉस्ट इंजीनियर्स मौजूद है, प्लानर्स मौजूद है, स्केड्यूलर्स मौजूद है, रिस्क एनालिस्ट मौजूद है, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्गर रन। आपको अभी भी काम आएगी और आगे जो लेजिस्लेशन आ रही है उनके साथ तो डेफिनेटली काम आएगी। तो आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। आई थिंक लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं।